कि इफ्तार में जाना कोई गुनाह नहीं है। इफ्तार तो मैं भी करता हूँ, हर साल करता हूँ। अगर कल व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर कोई फोटो खिंचवा ले या कोई होर्डिंग लगा दे जदयू कार्यालय के बाहर, तो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी हो जाएगा। तो केवल एक नारा लिख देने से या नारा लगा देने से देश का नेता कैसा हो, पीएम जैसा कैसा हो, तो बोलने से थोड़ी कोई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और लोग भी ऊब गए हैं, जैसे एक ही पिक्चर को बार बार देखकर लोग ऊब जाते हैं। तो नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार को देखकर लोग ऊब गए हैं। उनके भाषणों में कोई नयापन नहीं है। मैं पहले ही बता सकता हूं कि आज वो क्या बोलने वाले हैं। ये टोटल फेलियर है और एक समुदाय विशेष को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्या बिहार में दंगे के दाग को डिफ्लेक्ट करने के लिए, एक दूसरी दिशा में ले जाने के लिए अब लाल किले की एक तस्वीर, इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री का जाना, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? क्या है ये पूरा मामला और क्या है, कितना है ये विवाद? सुशील मोदी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि बिहार में शासन का अच्छा खासा अनुभव है। अब भले दिल्ली का रुख है, लेकिन इस समय पटना में मेरे साथ हैं। ज्यादा आपत्ति सुशील मोदी जी किस चीज से है? इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री का जाना, लाल किले के सामने वो तस्वीर होना, या फिर दंगों से जुड़ी हुई उनकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, इफ्तार में जाना कोई गुनाह नहीं है। इफ्तार तो मैं भी करता हूँ, हर साल करता हूँ। और देखिए, मेरी आपत्ति किसी चीज पर नहीं है। यानी फोटो खिंचवाया तो ठीक है, ये जाकर कल व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर कोई फोटो खिंचवा ले या कोई होर्डिंग लगा दे जदयू कार्यालय के बाहर, तो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी हो जाएगा। तो केवल एक नारा लिख देने से या नारा लगा देने से देश का नेता कैसा हो, पीएम जैसा कैसा हो, तो बोलने से थोड़ी कोई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारी आपत्ति केवल अगर है तो सासाराम और नालंदा में जो कुछ हुआ, और नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और केवल इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया होता। और देखिए, नालंदा के जिस इलाके में घटना घटी, यहाँ पहले भी तनाव हर साल बना रहता है, लेकिन इस बार घटना घटने का मुख्य कारण दोनों जगहों पर कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, होमगार्ड के जवानों को आपने खड़ा कर दिया। जो संवेदनशील इलाके हैं, लहरी थाना से आगे का जो इलाका है, अगर जो घरों की छतों पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाता और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी की एक दीवार जैसी बना दी जाती, तो किसी की हिम्मत थी क्या कि एक पत्थर भी कोई फेंक सकता था? लेकिन ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार की अक्षमता है, और आरोप हम पर लगा रहे हैं। और 3 दिन के बाद फिर हिंसा हो जाती है। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में, घरों में आग लगा दी जाती है, घरों में घुसकर लोगों को मारा पीटा जाता है। तो ये कैसा शासन है, ये कैसा प्रशासन है? तो ये तो आपका फेल्यूर है। और मैंने नीतीश जी को देखा है, जब हम लोग के साथ एक काम करते हुए, वो एक पल पल की मॉनिटरिंग करते थे। मजाल नहीं था कोई घटना घट जाए, और अगर घटना घट गई तो तुरंत उसको काबू में लेना। तो क्या बदल गया? महत्वाकांक्षा? नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं। देखिए, महत्वाकांक्षा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 17 साल हो गया। अब एक, जिसको कह सकते हैं कि एक स्टेगनेंसी आ गई है, एक स्थिरता आ गई है, और लोग भी ऊब गए हैं। जैसे एक ही पिक्चर को बार बार देखकर लोग ऊब जाते हैं। तो नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार को देखकर लोग ऊब गए हैं। उनके भाषणों में कोई नयापन नहीं है। मैं पहले ही बता सकता हूं कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि मुझे मालूम है उसी बात को बार बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। कोई नया विजन नहीं है, कोई नई योजना नहीं है। जो होना था काम हो गया। 2005 से लेकर 2010-11 तक हो गया। उसके बाद तो यह सत्ता बदल ही होता रहा। 2 साल कभी इधर, फिर मांझी जी आए, फिर वो चले गए, फिर ये खुद आ गए, फिर आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी और कुछ। ये भले ही मुख्यमंत्री बने रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी कैजुअलिटी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन और विकास हो गया। जो आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं इसमें कि अव्वल ये कि 2024 का एजेंडा सेट करने की आप लोगों की कोशिश है, इसीलिए आप चाहते हैं कि समाज में टकराव हो, सांप्रदायिक सौहार्द न रहे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि बिहार की एक गलत तस्वीर दिखाई जाती है कि इतने सारे जिले हैं, लेकिन 2 जिलों की घटना को लेकर आप लोग हंगामा। नहीं, 2 जिले में इतनी बड़ी घटना घट गई, ये कोई सामान्य बात है क्या? और 2 जिलों में क्यों घटना घट गई? देखिए, सासाराम के बारे में तो निश्चित तौर पर ये आप पाएंगे कि चूंकि वहां पर देखिए सम्राट अशोक की जयंती बनाई जाने वाली थी अमित शाह जी की उपस्थिति में, और नीतीश कुमार को लगता है कि सम्राट अशोक जो है और कुशवाहा समाज जो है उस पर उनका एकाधिकार है, तो उनकी जयंती दूसरा क्यों मना सकता है? और कुशवाहा समाज के नेता को बना दिया बीजेपी ने अध्यक्ष, तो और बौखलाए हुए हैं। और अमित शाह की रैली न हो सके, और इसलिए वहां पर जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया गया कि रैली को स्थगित करना पड़े। एक बात और बता दें,
देखिए वहां पर एक चंदन पहाड़ी है जहां पर 2300 वर्ष पुराना अशोक सम्राट अशोक का एक शिलालेख है, जिस पर 2015 में एक समुदाय विशेष के लोगों ने अतिक्रमण कर वहां मजार बना दिया था और अमित शाह की पहल पर पिछले दिनों वो अतिक्रमण समाप्त हुआ। उसका भी रिएक्शन एक समुदाय में था। तो क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी? तो क्या पुलिस का ये दायित्व नहीं था कि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाती? और देखिए दोनों शहर गलियों के शहर हैं, तो गलियों में फ्लैग मार्च नहीं हो सकता, लेकिन पैदल मार्च तो हो सकता था। अगर फोर्सेज का पैदल मार्च होता, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज या बिहार पुलिस भी बड़ी संख्या में अगर तैनाती कर दी गई होती तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और देखिए तालमेल का कितना अभाव है। वहां का एसएचओ प्रचार कर रहा माइक से कि 144 लग गया, अपने घरों में जाइए, और डीएम कह रहा है कि 144 नहीं लगा है। बिहार शरीफ के अंदर पुलिस कह रही कि कर्फ्यू लग गया, घरों में चले जाइए, कर्फ्यू लगा हुआ है, और प्रशासन कह रहे कि कर्फ्यू नहीं लगा रहे। भाई क्यों नहीं 144 लगाया आपने? अगर नहीं लगा तो आपको लगाना चाहिए था। कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया? सासाराम में ये डिनाइल क्यों रहा? बिहार शरीफ में जो चीजें हुई वो सासाराम में क्यों नहीं दिखी? क्या ये क्या सियासत है या फिर ये सोच की कमी है, क्या है? नहीं देखिए, सासाराम में तो साफ दिखाई पड़ता है कि अमित शाह को की रैली न हो सके, उसको स्थगित करवा दे, यही उसके पीछे की साजिश थी। ऐसा माहौल बनाया गया। पर वहां 144 क्यों नहीं लगाया गया? आप तो कह रहे हैं कि 144 नहीं लगाया गया। अगर वो कह रहे हैं कि अगर नहीं लगाए तो एसएचओ कैसे प्रचार कर रहा था? वो तो यही ना प्रचार कर रहा था। आपने देखा होगा वीडियो, एसएचओ माइक पर बोल रहा है कि 144 लग गया, 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते। इतनी बड़ी घटना जिस शहर में हो जाए, और जिस शहर का पुराना इतिहास रहा है, इसके पहले भी 89 वगैरह में वहां दंगा हो चुका है, और हर बार रामनवमी और तजिया के समय में वहां पर तनाव होता है। वहां पर 144 क्यों नहीं लगाया? कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया आपने? एक और चीज समझना चाहती हूँ कि एक दिन के बाद जो बम विस्फोट हुआ, अब प्रशासन कह रहा है कि इस बम विस्फोट का वहां पर हुई हिंसा से कोई संबंध नहीं है। तो बम विस्फोट, जो बम फटा, बनाने वाले कौन लोग थे, वो क्यों बना रहे थे? और आप कह रहे कि इसका उससे कोई संबंध नहीं था, तो आखिर उसका उपयोग कहाँ किया जाने वाला था? तो प्रशासन जो है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई तालमेल नहीं। डीजीपी नालंदा जाते हैं, सासाराम नहीं जाते हैं। यही चीज मैं सुशील मोदी जी आपसे समझना चाह रही हूँ कि पहले बॉम्ब ब्लास्ट को एक्सीडेंटल कह दिया गया, ये बिना सोचे कि आखिर एक्सप्लोसिव्स लाए क्यों गए। दूसरा जो बॉम्ब ब्लास्ट था उस पर चुप्पी है। तो जांच क्या अपने हिसाब से निर्धारित की जा चुकी है कि नतीजा यही है? एक दिन क्या कुछ घंटे में तो कोई नहीं बता सकता कि किस कारण कुछ हुआ है। नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए पूरे मामले की, ताकि मालूम हो सके कौन लोग हैं, और दोषी देखिए कोई भी हो, ये पक्ष हो या वो पक्ष हो। लेकिन ये न्यायिक जांच इसलिए नहीं कराएंगे, इनको मालूम है कि इनकी जो प्रशासनिक विफलता है वो उजागर हो जाएगी। जो प्रश्रय दिया जा रहा था एक समुदाय विशेष को, वो एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कल विजय चौधरी जी सदन के अंदर कि जांच की क्या आवश्यकता है? सब चीज तो साफ साफ, इसमें जांच क्या करना है? भाई जांच कैसे नहीं करना है? आप आरोप हम पर लगा रहे तो जांच कराइए, जांच कराने से क्यों भाग रहे हैं आप? तो इसलिए देखिए ये टोटल फेल्योर भी है, फेल्योर है, और एक समुदाय विशेष को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसी सब का परिणाम है ये जो प्रशासनिक शिथिलता है, और नीतीश कुमार की पकड़ समाप्त हो गई है प्रशासन पर से। जब उनकी बात न एसपी मानता, न सुनता है, न, इसलिए राज्य में रोज लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं घट रही हैं, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय कि धीरे धीरे बिहार जो है वो अराजकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आखिरी सवाल, जब इधर उधर शब्द का इस्तेमाल किया नीतीश जी ने, तो उनका इशारा कुछ इधर उधर की उनके सियासी विरोधियों पर ही था, भारतीय जनता पार्टी पर स्पष्ट तौर से था। आप क्या दावे के साथ उनके इस आरोप को नकार सकते हैं कि बीजेपी को कोई सियासी फायदा नहीं है इस तरह की घटना? देखिए, सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। सवाल ये कि क्या किसी राज्य में सांप्रदायिक हिंसा होनी चाहिए, और अगर होती तो क्या उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या उसको रोकना नहीं चाहिए? किस चीज का किसको क्या लाभ मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा, और अगर लाभ मिलता तो आपने होने क्यों दिया? सरकार में तो आप हैं। इसलिए देखिए, नफे नुकसान का विषय नहीं है, वो तो जनता तय करती। चुनाव के अंदर अगर आप फेलियर होंगे तो किसको वोट देगी, किसको वोट नहीं देगी। लेकिन हम चिंतित है कि बिहार का एक अच्छा जो माहौल था वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। विशेष करके 9 अगस्त के बाद, जब से जो तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका गठबंधन बना है, उसके बाद से धीरे धीरे विकास का काम ठप हो गया। कोई नई घोषणा नहीं, कोई नया निर्णय नहीं, और नीतीश जी भी जैसे लगता है थक गए हैं। लगता है कि अब वो जो जील था,
काम करने का उत्साह था वो दिखाई नहीं पड़ता। उनके भाषणों के अंदर कोई नयापन, एक निरस्ता उनके भाषणों में दिखाई पड़ती है। अंड बंड बोलता है, यानी भाषा उनकी जो है तुम ताम की भाषा। उनके भाषणों को सुनिए, उनके बाइट्स को सुनिए, तो कोई मुख्यमंत्री और जिस व्यक्ति को का मैं इतना आज भी मैं सम्मान करता हूं, जिस व्यक्ति को नजदीक से देखा, उसके बाइट के अंदर इस प्रकार की बातें, इतनी हल्की तरीके से बातें, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार का। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना।